हाँ। नमस्कार, मैं हूँ करिए। राजीव। अब बजट पेश होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, महीने भर से भी कम का समय, और इस बजट को लेकर के आशाएं, आकांक्षाएं और आशंकाएं, हर तरह की बातें हैं। अब आशाएं ये कि इस बजट से सरकार देश की अर्थव्यवस्था को और देश के विकास की गति को मजबूती दे सके, इसे आगे बढ़ा सके। लेकिन आशंकाएं ये हैं कि भाई सरकार के पास हाथ में है नहीं बहुत कुछ ज़्यादा, और उसका कारण यही है कि अर्थव्यवस्था की जो इस समय स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और उसके कारण सरकार का खजाना भी जो है वो बड़ा खाली खाली सा है। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती प्रदान की जाए आने वाले बजट से। तो इसी गुत्थी को हम समझेंगे और जानेंगे कि देश को चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो अभी सत्ताधारी दल है, वो क्या चाह रही है आने वाले बजट से, और मोदी सरकार से क्या अपनी अपेक्षाएं भाजपा ने सामने रखी हैं। भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। गोपाल जी, अब स्थितियां जो हैं वो तो खैर सबके सामने हैं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय दल के नाते, एक सत्ताधारी दल होने के नाते आपने अपनी सरकार के सामने कुछ अपेक्षाएं, कुछ मांगें ज़रूर सामने रखी होंगी। क्या कहा है आपने सरकार से? नहीं, देखिए, हम लोगों ने इस बार ये किया था कि जो स्टेट लेवल पे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, वह लोग अपनी स्टेट लेवल पे मीटिंग्स करें, और उसके बाद जो जो भी उनके सुझाव होते हैं, जो लोगों के बजट से लेके आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, वो लेके आए। और 28 तारीख को वित्त मंत्री जी पार्टी कार्यालय आई थी और पूरा 3 घंटे रही। तो जो स्टेट्स लेवल पे जो भी मीटिंग्स हुई थी उसके पहले, उन लोगों ने अपने जो सुझाव है, एक या दो व्यक्ति एक एक ग्रुप में आए थे और उन्होंने अपने सुझाव में हमारे सामने, मैं और वित्त मंत्री जी थे, तो उसमें एक एक करके उन्होंने रखे। कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके आए थे, कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे, कुछ स्टेट्स के वर्बल प्रतिनिधि वर्बल अपनी बात रख के गए, और एक जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे अलग अलग संगठनों के, उन लोगों को भी बुलाया था। तो लगभग तो मोटी मोटी बातें 17। क्या आई इसमें? देखिए, ज्यादातर बातें क्या थी कि पिछले बार हमारा ऐसी एक्सरसाइज हमने जो सेक्टोरल 11 सेक्टोरल लेवल पे की थी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, उसमें बहुत सारे सुझाव आए थे जो इस बार सरकार को पिछली बार काफी अच्छे लगे, क्योंकि आम जनता के अदर देन रेगुलर चैनल के जो सुझाव आए थे तो वह काफी अच्छे और इफेक्टिव थे। तो इस बार सरकार ने खुद उस तरह की प्रक्रिया की, तो हम लोगों ने थोड़ा स्लाइड चेंज किया था इसको। ज्यादातर जो इसमें अपेक्षाओं की बात है, तो लोगों की बातें यह लेके आई कि जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, मीडियम इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार, उनकी भी कई एक्सपेक्टेशन है, जो किसी तरह चाहते हैं कि सरकार उनको मीट आउट करे। क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो पिरामिड में नीचे के लेवल पे जो होते हैं, उन लोगों को सरकार ने डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारा सहयोग दी। चाहे किसानों को सम्मान निधि की बात है, अलग अलग दिए, और भी कई तरह के कृषि क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, रेडी वाले, पटरी वालों को सहायता राशि दी। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी है, उसको आरबीआई के तहत अंतर्गत जो क्रेडिट लोन वगैरह की फैसिलिटी दी। तो बीच के कुछ सेक्टर रह गए, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर और मिडिल इनकम ग्रुप, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके बारे में लोगों ने सरकार को आगाह किया, बताया, और वह लग रहा था कि उस बात के ऊपर ज़्यादा जोर था, जो कि वित्त मंत्री जी को उनके सामने रखी गई ये बातें। और भी कुछ बातें थी जो इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ लोगों की थी, इस तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कैसे
कई तरह के डिमांड थे कि उन लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। जी, तो मोटे तौर पे क्या आशा करें, राहत वाला बजट होगा या कड़े उपायों वाला बजट होगा? नहीं, जैसे वित्त मंत्री जी सबको कह भी रही हैं और पब्लिक डोमेन में भी कहा, अलग अलग सेक्टोरल मीटिंग में भी कहा, हमारे यहाँ पे भी कहा कि इस बार जो मैसिव एक्सरसाइज बजट की चल रही है तो वह काफ़ी स्ट्रांगली वो पूरी टीम है वो वर्कआउट कर रही है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो पिछले आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आफ्टर जो कोविड की त्रासदी के बाद जो लोग जो सेक्टर्स हैं या जो एरियाज हैं जो ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग से बच गए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन लोगों के लिए कंटिन्यूस जो स्टिमुलस पैकेज है या सपोर्ट सिस्टम है उसके तहत अंतर्गत काम किया जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ या उसको चैनल करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है, उसके तरह भी काम करने को काफ़ी उनका इच्छा है कि वो उस क्षेत्र में भी काम हो ताकि आर्थिक तरीके से जो पोटेंशियल है वो पूरा पूरा रिवाइव हो देश की। तो गोपाल जी, क्या ये आशा करें आपकी इस बात से कि आने वाले बजट में कुछ खास सेक्टर्स को, क्षेत्रों को चुन करके उन्हें अलग से राहत देने के पैकेज आएंगे? क्योंकि अभी तक सरकार ने जितने भी पैकेज लाए, आत्मनिर्भर अभियान या आत्मनिर्भर पैकेज पेश किया, उसमें किसी खास सेक्टर को चुनने के बदले ओवरऑल सारी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा गया। क्या बजट में कुछ खास क्षेत्रों को राहत मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर आत्मनिर्भर भारत को देखें तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट किया सरकार ने, 62,000 करोड़ के रुपए की सहायता राशि हेल्थ सेक्टर को दी। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड्स को मीट आउट किया, फार्मा वाली इंडस्ट्रीज को किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की स्कीम्स अनाउंस की, फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एफपीओ वगैरह के फॉर्मेशन के लिए किया। तो सेक्टोरल वो चीज सरकार ने फोकस की है और उसमें एक चीज ध्यान में रखी थी कि कई सेक्टर हैं जो सरकार की सहायता के बाद भी नहीं उभर सकते थे उस वक्त, उन लोगों को, उन सेक्टर्स को, जैसे टूरिज्म और ऐसे सेक्टर्स थे, उन लोग वो सेक्टर्स को अभी उस वक्त सहायता के पैकेज में डायरेक्ट सपोर्ट फिस्कल स्टिमुलस नहीं था। और भी कई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एरिया छूट गए थे जिनको की सहायता की जरूरत है। तो ये जो स्टिमुलस है वो कंटिन्यूस रहेगा। सरकार अपना एक्सपेंडिचर जो है वह किसी तरह कर्टेल नहीं करेगी, सरकार एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करती रहेगी ताकि जो इन्वेस्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एरिया है वह भी पूरा चलता रहे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, दूसरा उससे डिमांड भी इंडस्ट्री में क्रिएट होती है। एक बात सामने काफ़ी उभर के आ रही थी, वह थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्फ्लेशन की बात है। आरबीआई भी उस बात के लिए थोड़ी चर्चा कर रहा है, उनकी भी रिपोर्ट आने वाली है। बट जो कमोडिटी प्राइस है, जो बेस मेटल जिसको कहते हैं, जो जैसे स्टील है, सीमेंट है या एल्यूमिनियम है, ऐसे जो अदर ऐसे बेस मेटल हैं जो रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री में काम आते हैं, उनके पीछे कुछ दिनों में प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उनसे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को काफ़ी थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके ऊपर भी सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का भी इशू है, बायलैटरल ट्रेड के इश्यूज होते हैं, इंटर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। तो उन सबको देखते हुए भी एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि अगर रॉ मटेरियल हायर हो जाएगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसका इम्पैक्ट होता है। तो उस चीज़ पे भी सरकार को अवश्य ध्यान में दिलाया जाए लोगों के द्वारा कि उसको भी, उसके ऊपर भी सरकार को काम करना है। फिर जीएसटी के इश्यूज थे, टैक्स कंप्लायंसेस के इश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज सामने आए। एफपीओ को लेके भी लोगों ने बताया कि एफपीओ के इम्प्लीमेंटेशन में जैसे सिविल सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा उसमें उनमें एंथुजियाज्म था कि सरकार का ये जो नई पॉलिसी है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में और सरकार की वेरियस स्कीम्स तक जनता तक पहुंचाने में एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़ का बड़ा रोल हो सकता है। तो उसमें उनकी क्या क्या
अपेक्षाएं हैं या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस सब के बारे में डिटेल चर्चा हुई, जिसका नोटिस वित्त मंत्री जी ने भी किया, उनके मैंने भी किया और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उन तक गया। जी गोपाल जी, इस समय विकास को तेज करने के लिए एक प्रमुख रास्ता जो अर्थशास्त्री बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि सरकार अपना खर्चा बढ़ाए, लेकिन सरकार के पास खुद अपनी कमाई बहुत कम है, राजस्व संग्रह बहुत कम है, ये हमें पता है। तो ऐसे में व्यावहारिक रूप से क्या संभव लगता है सरकार के लिए इस बजट में? आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शेयर बाज़ार के अच्छे जानकार हैं, तो एक व्यावहारिक रूप से मुझे बताइए कि कितना कुछ कर पाएगी सरकार इस बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो कही है वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट की लोग बार बार बात कर रहे हैं, और रिसोर्स कंस्ट्रेंट को सरकार अगर रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी और टैक्स से कम होता है तो सरकार के पास रिसोर्स जनरेशन का ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म उसको खड़ा करना पड़ता है। जीएसटी तो अच्छा है कि जीएसटी बढ़ता जा रहा है, इस साल इस महीने भी 1,15,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, कंटिन्यूसली 1,00,000 करोड़ से ऊपर 3 महीने से चल रहा है, तो जीएसटी कलेक्शन तो रिवाइव हो गया। ये एक हेल्दी साइन होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी ठीक हो रही है, कंजम्पशन भी ठीक हो रही है। अब उसके साथ बात यह है कि जो अदर रेवेन्यू जनरेशन है अगर उसमें कम होता है तो सरकार जो है फिस्कल एक्सपेंशन की प्रक्रिया अपनाती है और डेफिसिट के ऊपर बहुत कम ध्यान देती है। तो सरकार फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा कंसर्न सरकार के माइंड में नहीं है, तो अगर फिस्कल डेफिसिट का अगर जो फिगर है उसके ऊपर अगर सरकार एकदम फोकस नहीं करके चलती है, रिलैक्स करती है, जो स्पेस है एफआरबीएम के अंतर्गत उस स्पेस को यूटिलाइज करती है, तो वो एक कंस्ट्रेंट बड़ा नहीं होता। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों टाइम में जो पीएमआई है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडेक्स है, वह 50 से ऊपर रहा है, तो ये अपने आप में एक्सपेंशन यानी प्रोडक्शन एक्सपैंड हो रहा है, तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है कि जो कई लोग सोच रहे हैं कि रिसोर्स बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होगा, 2019-20 में तो रहेगा, वो जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह के जो टारगेट्स हैं वो ब्रेक होंगे, वह सारे जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी बहुत हायर हो जाएगा, तो लेकिन 2021 में इसमें हम रिवाइव अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है उसका एक साइक्लिकल इम्पैक्ट होगा कि सरकार अपना खर्चे को रोकेगी नहीं, धीरे धीरे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है वो और अच्छा रहेगा, कंप्लायंस हायर होती जाएगी, टैक्स का जो इनकम टैक्स वगैरह का है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा रिसोर्स और बार बार चर्चा में आया वो है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसके ऊपर भी हम लोगों ने भी और कई लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करके सजेशन दिए कि डिसइन्वेस्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हैं क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हायर वैल्यूएशन मिल सकता है, स्टॉक मार्केट में इतनी गोपाल जी डिसइन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं शेयर बाजार इतने रिकॉर्ड स्तर पर है और इसके बावजूद डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, विनिवेश को लेकर के कोई खास बड़ी सफलता हासिल हुई नहीं है, कोई खास ऐसा विनिवेश हो नहीं पाया है। तो बाज़ार इतना अच्छा रहने के बावजूद, वैल्यूएशंस इतने अच्छे रहने के बावजूद, इतना बढ़िया उत्साह बाज़ार में है, उसके बावजूद विनिवेश क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, उसका 2-3 कारण है। एक तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मार्केट इतना रोज नए हाई बनाता जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी हाई हो रही है, उनको हाई पीई मिल रही है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लो क्यों है? तो इसके ऊपर भी काफ़ी हम लोगों ने भी मंथन किया, चर्चा की, डिस्कशन किया। फाइनली 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो उसके लिए चाहे ओनरशिप मैनेजमेंट की बात है, सेग्रीगेट करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है, इन चीज़ों पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा रीवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है या प्राइस है वो डिमांड सप्लाई की ऊपर डिपेंड करती है, आप तो जानते हैं। तो डिमांड इसकी लो क्यों है, उसके कई रीजंस हैं। क्या सरकार का एकदम स्पेसिफिक टारगेट पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट को लेके होता है, उसके कारण लोग सोचते हैं कि ये सेलिंग प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर, वह भी एक इशू हो सकता है। दूसरा
मैनेजमेंट और ओनरशिप का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और फिर यह भी बात है कि सरकार के अंदर जो पॉलिसी चेंज में यह बात भी कई बार आती है कि अगर कोई कोशिश करेगा कि हमारी लो वैल्यू वाली अनप्रॉफिटेबल कंपनी ही मार्केट में जाए तो वह भी एक बड़ा इश्यू रहता है। अब जैसे एयर इंडिया वगैरह का डिमांड कम होएगा क्योंकि उसको एक टाइमली लेवल पे डिसइन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अगर यही आज से 8-10 साल पहले एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होता तो उसकी वैल्यूएशन अच्छी मिलती, लेकिन आज जिस स्थिति में लाके जो स्थिति हो गई है उसमें वैल्यूएशन कम मिलती है। तो यह सब चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो यह मुझे लगता है कि सरकार इस पे रिवर्क करेगी डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर। तीसरा है डेट के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हम लोगों ने की है और हमारे व्यूज़ भी हैं कि जो डेट, गवर्नमेंट डेट है, प्राइवेट डेट है, फॉरेन कॉर्पोरेट का इंटरनेशनल डेट के लिए जो लिस्टिंग बॉन्ड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स है, इन सब के ऊपर भी एक स्कोप है जिसके ऊपर सरकार वर्कआउट कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि इन सब सिचुएशन के कारण अगर इन्फ्लेशन को सरकार कंट्रोल कर सकती है तो यह बहुत बड़ी समस्या, जितनी पब्लिक डोमेन में उतनी बड़ी सरकार के पास समस्या है। आप भरोसा दिला रहे हैं कि महंगाई दर नियंत्रण में रहे तो संसाधन जुटाना उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जी गोपाल जी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, सरकारी निवेश, क्योंकि जिस भी अर्थशास्त्र से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई विकास को बढ़ाना है, तेज करना है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही बढ़ाना पड़ेगा। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इस साल हम घटता हुआ ही देख रहे हैं, निगेटिव जा रहा है। तो नए साल में बजट में आप किस तरह का पब्लिक इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा देख पा रहे हैं? क्या सरकार 21-22 में सरकारी निवेश पर जो खर्चा है, जो प्रोडक्टिव खर्चा है, उसको बढ़ाने पर जोर दे पाएगी? नहीं, देखिए कैपेक्स पे एक्सपेंडिचर पीएसयू उसको सरकार ने कहा ही है कि आप बढ़ाइए। पीएसयू का मामला तो बजट से अलग है ना, हम यहाँ बजट में सरकार की ओर से जो निवेश पर खर्च है उसकी बात कर रहे हैं। तो राजीव जी, सरकार के एक्सपेंडिचर के दो सोर्स हैं। एक तो सीधा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार करती है, उसके लिए एनआईपी सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो बनाई है उसके अंदर टाई अप करके उस प्रोजेक्ट को स्टेट, सेंटर और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के लिए सरकार खोल रही है। उस पर तो काम कर ही रहे हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी उत्तर प्रदेश ने अपने आप में एक पहल की है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को लिस्टिंग करके, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी इस वक्त है। अगर कैपिटल मार्केट को देखें तो डेट मार्केट में भी लिक्विडिटी है। बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट में रिफॉर्म्स की थोड़ी आवश्यकता है, उसकी लिक्विडिटी डेप्थ को वर्कआउट करने की जरूरत है। मार्केट में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है तो जो म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स वगैरह भी आगे आ सकते हैं, इनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। और सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा के कंटिन्यू रहेगी, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी सरकार को डिपेंड करना पड़ेगा। और इसीलिए एक एग्रीकल्चर सेक्टर के जो आजकल आप काफी देख रहे हो, ये आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं, उसमें जो 3 रिफॉर्म्स आए उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर फोकस है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आए, ताकि इनकी डिपेंडेंस केवल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, मंडी एक्सपेंशन, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, सप्लाई चेन, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एक्सेट्रा में केवल सरकारी एक्सपेंडिचर पे ना डिपेंड करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। तो इन सब चीज़ों से इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी सरकार फोकस करके आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जरूर ये टफ टाइम है, लेकिन हमारी इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट उस तरह से नहीं है जिस तरह से कई चीज सोचते हैं। और इन्फ्लेशन में मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों को, कि इन्फ्लेशन कंसर्न है, लेकिन देखिए यह बात भी हमें ध्यान में रखनी कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये सप्लाई साइड की कमी के कारण है। ये नहीं है कि कई लोग जो डिमांड बढ़ जाए उसके कारण इन्फ्लेशन इतना नहीं है। तो यह प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि सप्लाई की शॉर्टेज है तो डिमांड की वो बार बार बात करते हैं। अल्टीमेटली सब चाह रहे हैं डिमांड बढ़े, तो इन्फ्लेशन है तो सप्लाई आप बढ़ा देंगे, तो वह चीज, मुझे लगता है कि यह चीज भी इंडस्ट्री को हम बातचीत कर रहे हैं कि क्यों जब सप्लाई की लिमिटेशन के कारण जो इन्फ्लेशन का स्वरूप है उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। और सरकार
4 पॉलिसीज पे बड़ा काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सेक्टर आप के कह लिए। रहे हम हैं कि लोग ये इन्फ्लेशन जो है वो मांग की कमी के चलते है, सप्लाई की कमी के चलते नहीं है। तो ये तो दिखा रहा है कि भाई आप सप्लाई बढ़ा दीजिए, आप उत्पादन बढ़ा दीजिए, तब भी कोई फायदा नहीं होना है। नहीं नहीं, सप्लाई की कमी के कारण है ये इन्फ्लेशन, अच्छा मांग की आप कमी के कारण। अच्छा, ये बात अगर उल्टी हो मांग गई जी। इन्फ्लेशन होता है तो वो इन्फ्लेशन कई बार इंडस्ट्री के लिए मतलब ठीक है वो करता है, लेकिन अगर सप्लाई कम है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सप्लाई बढ़ाए। तो क्या अभी भी लॉकडाउन खत्म हुए, मतलब अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोले हुए इतना समय हो गया, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ अर्थव्यवस्था के हिस्सों में सप्लाई कंस्ट्रेंट बना हुआ है? तो सप्लाई कंस्ट्रेंट तो जब इन्फ्लेशन में इंडस्ट्री वालों से आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि डिमांड इज, किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप बात करेंगे कि वो कह रहे हैं कि कोविड के कारण डिमांड कंस्ट्रेंट हो गया। मेरे हिसाब से डिमांड कंस्ट्रेंट के कारण ये प्राइस राइज नहीं बढ़ा है। डिमांड के कंस्ट्रेंट नहीं है, ये जो इन्फ्लेशन है ये अपने आप में सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण है। तो जो कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि डिमांड कमी है मार्केट में जिसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, वो वैसी स्थिति नहीं है। नहीं, अधिकांश लोग तो यही बता रहे हैं कि डिमांड कम है और साथ में ओवर कैपेसिटी है, यानी इंडस्ट्रीज के पास अभी तो फिर इन्फ्लेशन क्यों है? अभी क्षमता जो है, तो जितनी मैं क्षमता है उतना उत्पादन वो कि नहीं कर अगर पा रहे डिमांड हैं। कम है, नहीं मैं अगर कह रहा हूं कि अगर डिमांड कम के कारण वो कह रहे हैं डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो फिर इन्फ्लेशन तो नहीं होना चाहिए, फिर तो और कम होना चाहिए। नॉर्मल है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो फिर तो मार्केट प्राइस कम होने चाहिए। तो यह जो एनालिसिस है कई लोगों का, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा मतलब कहाँ पे है ये एनालिसिस। मुझे लगता है कि ऐसे फूड आइटम्स में हो सकता है, बट अदर देन फूड आइटम मैन्युफैक्चरिंग में उल्टा है। तो वह एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी, और हम उस अपॉर्चुनिटी को इंडस्ट्री के लिए एनकैश करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, चाहे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं, न्यू लॉजिस्टिकल पॉलिसी ला रहे हैं, रिटेल ट्रेड पॉलिसी ला रहे हैं, ई कॉमर्स ट्रेड पॉलिसी ला रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नई पॉलिसी ला रहे हैं। इतने सारे रिफॉर्म्स के 1948 के बाद कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई भारत में। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने रिफॉर्म लाया है, लेबर में ला रहे हैं। तो एक मेगा पुश सरकार की तरफ से है जी। जो बजट और उसके अलावा भी है। आखिर में एक बात टैक्सेशन को लेकर के, मतलब इस समय इंडस्ट्री को एक तरफ आशा होगी कि भाई आप हमें कुछ टैक्स रियायतें दीजिए, लेकिन सरकार के पास जो फिस्कल सिचुएशन है वो उसकी इजाज़त शायद ज़्यादा नहीं दे पाएगी। आम लोगों को भी ये आशा है कि सरकार कुछ राहत दे, लेकिन पिछली बार जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया उसका एक सीधा संदेश ही यही था कि अब आप टैक्स रिबेट्स वगैरह की आशा मत कीजिए, अब आप सीधे एक लोअर टैक्स रिजीम में जाइए और सारे टैक्स कंसेशन भूल जाइए। तो टैक्स को लेकर के इस बार क्या आशा करें? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा इंडस्ट्री ने हमारे सामने तो कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड ने या किसी ने टैक्स रेट को कम करने की कोई बात नहीं। लोग समझ रहे हैं, किसी ने ऐसी हमारे पास तो वो डिमांड समझ रहे हैं इसलिए कोई आशा ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। और ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स हम काफी कम कर चुके हैं और स्टार्टअप को तो 15% है, 22.5% नॉर्मल कर दिया और चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से केवल सैलरीड और उनकी डिमांड कुछ हो सकती है, मिडिल इनकम ग्रुप वगैरह वालों को, उसमें कुछ चीजें हैं उनकी डिमांड है, बट इंडस्ट्री वाले और ऐसा स्टार्टअप वाले, ऐसे इकोसिस्टम वाले कोई टैक्स कंसेशन ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सरकार स्थिति में है कि टैक्स कंसेशन कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह को दे। जी बिल्कुल गोपाल जी, आपने बजट को समझाने के लिए और ख़ास करके भाजपा के नज़रिए से क्या आशाएं क्या अपेक्षाएं हैं इन सबको सामने रखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।